इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रगाथा चैनल में आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947। इस कालखंड में जिन बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पित किया, सब कुछ लुटा दिया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते सहते दम तोड़ गए और धरती का घोर नरक अंडमान सेल्यूलर जेल, जो गए 90% लोग वापस नहीं आए। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ, कितने बलिदान, गांव के गांव अंग्रेजों के द्वारा जला दिए गए, निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। जलियांवाला कांड ही नहीं और कई कांड देश के हर हिस्से में हो रहे थे, लेकिन भारत माँ के सपूत और सपुत्रियां भी ऐसी ही सशस्त्र चुनौती ब्रिटिश सरकार को देती जा रही थी। लेकिन इन सब लोगों का जितना भी मैंने आपको 669 या 670 मैं वीडियो अब तक पहुंचा रहा हूं, हाँ, इनमें जो क्रांतिकारी मैंने आपको दिए हैं वो अज्ञात हैं, अल्प ज्ञात हैं, पूर्ण अज्ञात हैं, पूर्ण रूप से अज्ञात है, कोई नहीं जानता इनको। और कर क्या रहे थे? वो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो रहे थे, सर्वस्व अर्पित कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही एक नौजवान को अभी 2 दिन पहले के एपिसोड में एक अज्ञात कमाल के क्रांतिकारी, उनका एक एपिसोड में आपको तक ला चुका हूँ। श्री सचेंद्र नाथ बख्शी। श्री सचेंद्र नाथ बख्शी के पहले एपिसोड में देखा कि वो किस प्रकार से बनारस से झांसी और कई स्थानों पर काम करते करते वापस वो बनारस में आ गए हैं। और बनारस में वो तैराकी दल के सचिव भी थे, अखाड़े भी चला रहे थे, व्यायामशाला भी चला रहे थे, वाचनालय भी चला रहे थे। मतलब था अंदर एक्टिविटीज सारी जारी रहे और कुछ नौजवानों की खोज जो देश की क्रांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम आ सके, उनको ढूंढ रहे थे। ऐसे ही एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसका मैंने पिछले एपिसोड में वर्णन किया था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। गंगा की नदी में 50 नौजवान कूद पड़े। सुरक्षा के लिए नावें भी खड़ी थी, डॉक्टर लोग भी तैयार थे, दोनों किनारों पर दर्शकों की भारी भीड़ भी थी। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो 50 नौजवान प्रतियोगी गंगा नदी में कूद पड़े। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक नौजवान छात्र केशव चक्रवर्ती को मिला। केशव चक्रवर्ती भी क्रांतिकारी दल का ही सदस्य था। केशव चक्रवर्ती को और बड़ी तैयारी के लिए और अभ्यास कराया गया। जब जर्मनी में एक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो बनारस तैराकी संघ ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केशव चक्रवर्ती को जर्मनी भेजा। केशव चक्रवर्ती को जर्मनी भेजने का क्रांतिकारी लोगों का एक अन्य लक्ष्य भी था भाई। वो प्रतियोगिता उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। क्या था? उन्हें मालूम था कि स्वतंत्र देशों में हथियारों की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं होती और वहां दुकानों से कोई भी हथियार खरीद सकता है। बनारस के क्रांतिकारी दल ने केशव चक्रवर्ती को समझाया कि वे जर्मनी में किसी फर्म के साथ अनुबंधन करके कुछ मौजर पिस्तौलें समुद्री मार्ग से भारत भेजवाए, इसलिए जाना है वहां पर। हाँ, समुद्री मार्ग से भारत भिजवाए। उस समय क्रांतिकारियों को मौजर पिस्तौलों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उस समय की वो लेटेस्ट और उस समय की बढ़िया पिस्तौल थी।
केशव चक्रवर्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचा और एक कंपनी के साथ उन्होंने मौजर पिस्तौलों का सौदा पक्का कर लिया। उस कंपनी का एक जहाज अन्य माल लेकर भारत आने ही वाला था। ये तय हुआ कि भारतीय लोग हथियारों का वे पार्सल ब्रिटेन की समुद्री सीमा से दूर समुद्र में पहुंचकर नगद दाम देकर छुड़ाएं। अपना काम पूरा करने के लिए केशव चक्रवर्ती भारत लौट आए थे। वे तैराकी प्रतियोगिता में तो सफल नहीं हुए, परंतु क्रांतिकारी दल का कार्य संपन्न कर देने में उन्हें पूरी सफलता मिल गई। हथियारों का ये पार्सल छुड़ाने की चिंता अब सचिंद्र नाथ बख्शी पर सवार हो गई। उन दिनों विदेशों से जो मालवाही जहाज आते थे, उनकी सूचना कलकत्ता से छपने वाले डेली स्टेट्समैन के व्यापारिक पृष्ठ के शिपिंग इंटेलिजेंस कॉलम में छपती थी। सचिंद्र नाथ बख्शी अब नियमित रूप से डेली स्टेट्समैन पढ़ने लगे और हथियारों वाला जहाज कब भारत में आता है, इस पर नजर वो उसी में छपनी थी। एक दिन अखबार में उनको ये पढ़ने का ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि हथियार लाने वाला जहाज सन 1925 के जुलाई मास के तीसरे सप्ताह में भारत पहुंचेगा। उन्हें ये पहुंचने की खबर तो वहां से मिल गई, लेकिन उन्हें माल की डिलीवरी लेने की अब चिंता सवार हो गई। माल की डिलीवरी समुद्र के बीच पहुंचकर ही लेनी थी, क्योंकि तभी वे सामान जर्मनी की दर पर, रेट पर सस्ता मिल सकता था। वो किसी किनारे पर डिलीवरी नहीं दे सकते थे। ये भी तय हो गया, ये भी तय था कि यदि संबंधित पार्टी माल की डिलीवरी लेने समुद्र में नहीं पहुंची तो किनारे पर उसे माल नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपराध था। उस समय ब्रिटेन की समुद्री सीमा समुद्र में 3 मील तक थी। उसके बाहर किसी भी जहाज की तलाशी नहीं ली जा सकती थी। सचिंद्र नाथ बख्शी इस उधेड़ बुन में लग गए कि शिपिंग हथियारों का पार्सल छुड़ाने के लिए पैसा किस तरह जुटाया जाए। उन्होंने इस चिंता से मुक्त होने के लिए शीघ्र ही उनका एक अवसर उनके दिमाग में आ गया। उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत वो स्पेड वर्क, ग्राउंड वर्क कर चुके थे। शीघ्र ही उन्होंने दल के क्रांतिकारियों की एक बैठक बुला ली और रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी दल की फौजी शाखा के प्रभारी थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने, बहुत बड़े क्रांतिकारी, दल की एक बैठक शाहजहांपुर में आयोजित की। उन्होंने दल के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या था वो? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी में से सरकारी खजाना ले जाने वाला संदूक छीन लिया जाए तो उससे काफी धन प्राप्त हो सकता है। इससे पहले वे खजाने को ले जाने की प्रक्रिया की अच्छी तरह जांच कर चुके थे, रेकी कर चुके थे कई दिन। संदूक में कहां कब कहां से वो पैसा पार्सल पड़ता है, संदूक कहां होता है, ये सब, किस स्टेशन पर कितनी देर गाड़ी रुकती है, ये सब कर चुके थे वो। और उन्होंने बताया
कि उसे लूट लेने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होने वाली, चूंकि मैं इसकी अच्छी रेकी कर चुका हूं और सभी दल के सदस्यों को अच्छा लगा और योजना पक्की हो गई। अब राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों का ये ककोरी ट्रेन डकैती के नाम से मशहूर ये जो कांड कहिए या उनका कमाल क्रांतिकारियों का, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ से ट्रेन आ रही थी, कहाँ जा रही थी, कहाँ रोकना था, कहाँ बाहर फायरिंग करनी थी, कहाँ संदूक लूटना था, कहाँ संदूक में से तोड़ना था, वो तोड़ने के लिए भी हथौड़ों की ज़रूरत थी, कई तरह के ऐसे हथियार चाहिए थे जो उसको तोड़ते। बहुत मजबूत था, लोहे का बहुत मजबूत, नेचुरली सरकारी खजाना जाना है। तो ये सब कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये तो हम इसके तीसरे एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। लगता है श्रीचंद्र नाथ बख्शी के 4 एपिसोड बनेंगे। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, कुछ कुछ बल्कि थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भी ये 4 एपिसोड बनेंगे। अब एक बात जो मुझे बार बार आपको याद करानी है, ये क्रांतिकारी देखिए क्या कर रहे थे, कहाँ से पैसा जुटा रहे थे, कैसे अपना घर लुटा रहे थे, कैसे अपनी जवानी दोनों हथेलियों पर रख करके, और कभी भी गोली कहीं से भी आ सकती है, कैसे ये कुर्बान हो रहे थे, कैसे बलिदान हो रहे थे। 140 से ऊपर महिलाएं, और अभी 2-3 एपिसोड पहले मैंने 2 8वीं पढ़ने वाली बालिकाएं वो दी हैं। ये सब चला हुआ था। ये देश की आज़ादी भाई, 14 अगस्त रात को बैठे और स्वप्न आया और सुबह रजाई फेंकी, चद्दर फेंकी ऊपर से और हमें आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। और जो हमें बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, बहुत बड़ा मजाक। गांधी और नेहरू ने लेके दी है, ये उससे भी बड़ा मजाक। अब इस पर तो मैं छोटे छोटे पृष्ठ आपके सामने समय समय पर लाता रहता हूँ। कभी समय आएगा ये सारे जब हो जाएंगे तो नेहरू के पाप 100 पाप में अच्छी तरह से गिना सकूँगा, और हर आदमी नेहरू से नफरत करने लगेगा। और वो 100 पाप मेरे को अपने कल्पना से बने हुए नहीं है भाई, इतिहास में उपलब्ध है उनके कारनामे, उसके और उसके बाप के भी। इस चैनल के माध्यम से मैं अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। इन्होंने इतिहास में कहीं नहीं आने दिया गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास का नया ये चैप्टर बनाएंगे, बड़ा वृद्ध बड़ा इतिहास। अरे हजारों ऐसे अज्ञात क्रांतिकारी और देशभक्त मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, तो कितना बड़ा इतिहास बनेगा भाई। तो ये इतिहास आप तक लाने का जो मेरा प्रयास है, ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।